ऐसा एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, ऐसा कुछ है। तो इस पूरे सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है किससे, इस सरफेस से, एज इट इज अ क्लोज सरफेस, इज algebraic sum of charges enclosed by epsilon 0. That is, q1 is positive, q2 is negative, so minus q2, q3 is positive. इस बार साइन के साथ लेना है, algebraic sign लिया ना, so algebraic sum, that means you have to consider sign also. अब देखो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को छोटे छोटे डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, charges enclosed. Let us start with a single charge. Suppose एक single charge q happen there. So, are you convinced that flux through this will be q by epsilon 0? yes pretty well. Why? Because now you know from q charge, q by epsilon 0 lines are originated, start. All of them will pass through this closed surface, hence flux through this will be q by epsilon 0. The question is, if there was q1 charge, this will be q1. If there is another charge plus q2, so are you convinced that it should be q1 plus q2? Yes. Why? Though the field pattern will change due to presence of the second positive charge, field pattern might change, right? And field pattern जो होगा थोड़ा सा change हो जाएगा, but इससे भी कुछ lines निकलेंगी, right? तो इससे q1 by epsilon 0 निकल रहा था, इससे q2 by epsilon 0 आएगा. So q1 plus q2 by epsilon 0. Now question is, if there was one more charge, negative charge, q3, अगर q3 charge भी रखा हुआ, I'll rub this. अभी एक और charge में रख देता हूँ q3, वो negative, ठीक? This is plus q1, this is plus q2, this is minus q3. तो इससे q1 लाइन निकल रही है, इससे q2, इसका क्या? What about q3? से इस द्वारा समझ इनवर्ड, इस पे लाइंस इनवर्ड आएंगी, इससे बाहर लाइन जा रही हैं, सी इससे लाइंस बाहर जा रही हैं, इससे लाइंस बाहर जा रही हैं, इस पे लाइन इन हो रही है. सो इनवर्ड फ्लक्स इफ यू रिमेंबर इज नेगेटिव. माइक म्यूट कर दो, जब नहीं काम हो तो माइक म्यूट कर लो यार. सो इससे q1 लाइंस निकल रही है, इससे q2 और इससे q3 इन हो रही हैं, राइट. सो टोटल फ्लक्स जो आएगा q1 प्लस q2 माइनस q3 बाय एप्सिलॉन. तो इनवर्ड फ्लक्स, ये जो सरफेस है, सरफेस के बाहर से मैं देख रहा हूं, तो जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है दैट इज पॉजिटिव. कैसे? लेट मी रिमाइंड. ये अगर डिफरेंशियल एरिया था तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर जा रहा है और यहाँ पे फील्ड ऐसा है, तो एंगल बिटवीन देम इज नाउ दिस वन, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, तो उनके बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है. तो याद हो तो मैंने बताया था एरिया का भी डायरेक्शन होता है, फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है. अगर सरफेस के अंदर फ्लक्स जा रहा है, लाइंस जा रही हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और अगर सरफेस से बाहर आ रहा है तो फ्लक्स वुड बी पॉजिटिव, राइट. सो q1 प्लस q2 माइनस q3 बाय एप्सिलॉन 0. क्लियर है ना? दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव चार्ज था q1, इससे q1 लाइंस ओरिजिनेट हुई और दिस वाज सपोज माइनस q2. तो ये q1 में से लाइंस निकल के कुछ यहीं पे ऐसा चली, ऐसे यहाँ पे होंगे, एंड कुछ लाइंस ऐसे. तो दीज लाइंस आर सपोज, मतलब सबट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम q1. तो वही बोलते हैं हम लोग, q1 में से q2 माइनस कर दो अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये इसका फ्लक्स हो जाता है. एंड इन केस q2 इज ग्रेटर, तो ये लाइंस पूरी चली जाएंगी और इससे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस अंदर आएंगी, तो उस केस में फ्लक्स टोटल नेगेटिव हो जाएगा. इन एनी केस you have to take algebraic sum of
चार्जेस enclosed. अब क्वेश्चन ये आता है, अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसको काउंट करना है या नहीं करना है? Why only charge enclosed? Suppose there's a closed surface and there's a third charge. There's a charge outside. Let us say Q4, Q1, Q2, Q3 अंदर है, Q4 बाहर है. तो ये Q4 से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है क्या? Q4 से भी तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना? Q4 से कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? सरफेस से बाहर निकल जाएगी, मतलब एंटर करके नहीं, जितनी भी लाइंस इन हो रही हैं इस पे, उतनी लाइंस बाहर जा रही है. तो ये इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव हो गया, ये आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव हो गया. ये लाइन इनवर्ड में काउंट होगी, ये आउटवर्ड में भी काउंट होगी. तो जितनी आ रही है उतनी चली जा रही है. तो ऑल टुगेदर इफ देयर इज अ चार्ज placed outside the closed surface, there will be no contribution of it in total electric flux passing through that surface. Clear? Now, same is the case with external field. Suppose there's a closed surface and there's an external field. वो फील्ड कहाँ से आ रहा मुझे मालूम नहीं, बट एक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है. तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो what will be total flux passing through this surface? The total flux passing through the surface is again zero. There is no contribution of external field. External field का कोई contribution नहीं होगा किसमें? Total electric flux passing through any closed surface. Reason, जितनी lines आ रही हैं उतनी lines बाहर जा रही हैं. So altogether, total electric flux passing through any closed surface is equal to algebraic sum of charges enclosed by epsilon 0, right? So ना तो एक्सटर्नल फील्ड काउंट होगा, ना तो एक्सटर्नल चार्ज काउंट होगा. जो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कौन आने वाला है? चार्जेस एंक्लोज. एंड अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो यू हैव टू टेक एल्जेब्रिक सम, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन कंसीडर करके निकालना है, राइट? नाउ इसका एक छोटा सा प्रूफ भी होता है. I'll show you the proof of Gauss's law. Suppose there's a closed surface and this be a small point charge q. A point charge q दिया. The question is, what is total flux passing through this surface? तो इस पूरे surface पे जो field है, that field is non-uniform and field is non-uniform plus surface is irregular. तो कैसे निकालें इससे total flux? तो total flux कैसे निकालेंगे हम लोग भाई? एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, उसका E डॉट ds निकालेंगे एंड E डॉट ds निकाल के जो क्वांटिटी आई उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो टोटल फ्लक्स होगा. तो सपोज करो ये मेरा एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, यहाँ पे फील्ड, ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे फील्ड है E एंड ये ds वेक्टर है, ये E वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा. तो अभी क्या हो गया? इंटीग्रल E ds. अब E क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर. ये वहां पे फील्ड है. ds into cos theta. E dot ds is E into ds into cos theta. Now, for all the differential elements, q by 4 pi epsilon 0 is constant. बचा इंटीग्रल ऑफ ds cos theta by r square, right? अब ये ds cos theta by r square जो होता है, ये होता है आपका सॉलिड एंगल. यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बन रहा है d ओमेगा. सो ये जो ds cos theta by r square क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज solid angle subtended by this area ds at this point. अब आप बोलोगे डेफिनेशन कहाँ से आया? तो अगर मैं याद दिलाऊं आपको, कल मैंने बताया था एक सॉलिड एंगल जो होता है कैसे मेजर करते थे हम लोग. एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा बनाते थे, इस एरिया होता था a, दिस डिस्टेंस वाज r, तो a by r square was angle omega. So omega was area by r square. यही एरिया अगर मैं टिल्ट कर दूं
तो आप देखोगे कि ये सॉलिड एंगल जो सबटेंड करेगा वो छोटा हो जाएगा। एक्चुअली उतना क्या है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको आर से मैं अगर डिनोट करूं, और ये जो एरिया है इनके बीच में एंगल थीटा हो तो इसका कॉस कंपोनेंट हम लेते हैं। तो इन जनरल a cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एरिया ds है, तो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आपकी d ओमेगा। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बना d ओमेगा ना। ऐसे जितने भी डिफरेंशियल छोटे छोटे एरियाज हैं पूरे सरफेस, उन सबका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, कल पढ़ा था हमने 4 पाई 4 पाई, तो ये 4 पाई कट हो गया, आंसर इज q बाय एप्सिलॉन। So total electric flux passing through this entire closed surface area is q by epsilon 0। ये सर हो गया आप, आपने इंटीग्रल साइन में इस बीच में ये सर्कल क्यों बनाया है? वो सरफेस इंटीग्रल के लिए होता है सर, क्लोज मतलब माय मिस्टेक नहीं होता, वो सरफेस इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल के लिए गलती से बना दिया। अब हमने तो बना दिया। कोई बात नहीं, मिटा रहे हैं, ये लाइन सरफेस इंटीग्रल है, वो लाइन इंटीग्रल के लिए ओवर क्लोज लूप। अगर एक क्लोज लूप पे आप इंटीग्रेट करते हो तो उसमें ये साइन बनता है, गलती से बनाया आपने। जैसे सरफेस इंटीग्रल, इस पूरे सरफेस पे इधर इस भी चीज लगा को दो अगर ना, अपन क्या इधर भी लगा दो, क्या लगा दो, क्लोज फिगर तो यहाँ पे भी है। नहीं वो लूप के लिए होता है पहले, ये सरफेस है ना, अच्छा वो लाइन इंटीग्रल के लिए होता है, आएगा वो किसी और टॉपिक में, टेंशन ना ले। सो सर फ्लक्स निकालना था, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds निकालना था। एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, उस पर ds इधर जा रहा है, e इधर जा रहा है, राइट। पॉइंट चार्ज का e निकालना है, मुझे आता है पहले से 1/4π0 q बाय r स्क्वायर इनटू ds इनटू cos थीटा। ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेना, ds cos थीटा बाय r स्क्वायर बचा। दिस ds cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये क्वांटिटी हो गई आपकी सॉलिड एंगल d ओमेगा। और ऐसे जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट सबका d ओमेगा ऐड करोगे तो टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा, दैट इज 4 पाई। कल हमने देखा था 4 पाई कैंसिल हो गया, तो q बाय एप्सिलॉन 0। अब अगर यही चार्ज बाहर होता था सी, तो ये यहां से जो क्वांटिटी ds1 cos थीटा बाय r1 स्क्वायर होगी, और यहाँ पे ds2 cos थीटा बाय r2 स्क्वायर होगी, ये दोनों सेम d ओमेगा बनेंगे, राइट। तो इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन आपने नहीं लिया, तो इंटरनल चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सॉरी एक्सटर्नल चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और इंटरनल चार्ज का कंट्रीब्यूशन है q बाय एप्सिलॉन 0। क्लियर है? तो ये है हमारा गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, राइट। बचा हुआ चैप्टर इसके ऊपर ही है, इजी भी है, थोड़ा प्रैक्टिस लेकिन लगती है। तो दो एक क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे समझो एक बॉक्स है, बॉक्स दिया, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, this is z axis and this is y axis। क्यूब है, हाँ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूब है और साइड है समझो 10 सेंटीमीटर। ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज, ये ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज 10x स्क्वायर i वेक्टर, 10x स्क्वायर i वेक्टर। कैलकुलेट चार्ज enclosed in cube। ये सोचो सर वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का क्यूब है। सर
तू माइक ही ठीक करवा ले एक आध साल। सर अभी सुन रहे हैं? हाँ मुझे भी सुन रहा है थोड़ा थोड़ा। 0.27 into 10 raised to minus 13। लग तो नहीं रहा, नहीं रे आएगा तो 8.85 से 10 रेज़ टू खाली तुझे करेक्शन करना था। चलो I'll explain. See, field is along positive x-axis, ये डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस से और ये पीछे ये चार सरफेस से फ्लक्स होने का चांस नहीं है, राइट। लेट्स नेम दीज सरफेसेस एज, ऊपर वाला जो है टॉप सरफेस 1, ये बैक साइड वाला 2, ये बॉटम 3, ये फ्रंट वाला 4। ये चारों से कोई फ्लक्स नहीं है। जो होना है वो ये YZ प्लेन और ये उसके सामने है ये प्लेन, ये दोनों से ही कुछ फ्लक्स आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना है? यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट 0 है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, मतलब उससे भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4 5 0, ये 5 फेसेस से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा। ले देके जो फ्लक्स आएगा ये फेस से आएगा। तो 5 6, अब इस पूरे सरफेस पे x कोऑर्डिनेट तो सेम ही दिख रहा है आपको, -2 कितना है? 0.1 है। इन सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट 0.1 मीटर है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना हो गया? 10⁻⁻1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁻1 और एरिया कितना हो गया? ये 10 × 10 100 × 10⁻⁻4 ले लेके आया 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स। तो पूरे क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कितना नजर आ रहा है अभी आपको? 10⁻³ 10⁻⁻3, but it should be equal to charge enclosed by epsilon 0. So 10⁻, so charge enclosed is 10⁻³ into epsilon 0. तो epsilon 0 कितना हो गया? चल epsilon 0 कितना हो गया? 8.85 into 10⁻²। आंसर है 8.85 into 10⁻⁻15 कूलम। ये आंसर है। तो चार्जेस enclosed is 8.85 into 10⁻⁻15 कूलम, इतना चार्ज है। समझा? तो हमने खाली क्या किया, पूरे सरफेस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है वो मेजर किया एंड उसको Q/ε0 से इक्वेट कर दिया। तो Q का वैल्यू आ गया ε0 into फ्लक्स, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूँ।